प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का पाठ वे आँखें कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं, जिसके रचयिता प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो संक्षेप में हम पंत जी के विषय में जान लेते हैं। इनका मूल नाम, वास्तविक नाम, पंत जी का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम वो गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ ही समय के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। इनका जन्म 20 मई सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि है। सम्मान भी इन्हें कई मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। सन 1977 28 दिसंबर को इनका देहांत हुआ। तो संक्षेप में इनके विषय में हम लोग जान लिए। कविता शुरू करते हैं। भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। तो संदर्भ अगर लिखना हो तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और प्रसंग अगर लिखना हो तो प्रसंग है, इस कविता में पंत जी ने प्रगतिशील दौर की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इस कविता में युगों से पीड़ा झेल रहे किसान की आंखों का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस तरह से संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। इस कविता में किसानों की दयनीय स्थिति, दिन रात परिश्रम करने के बाद भी किसानों के साथ कैसा व्यवहार वहाँ के ज़मींदार, गांव के ज़मींदार करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कविता स्पष्ट रूप से बताती है। कर अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार, अंधेरा, गुहा मने गुफा, सरीखी मने समान। अंधकार के गुफा के समान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का हृदय किसान की आंखों को देख करके व्याकुल उठता है। अपनी व्याकुलता प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि किसान की आंख गुफा के समान है। उनकी आंखें एक अंधेरे गुफा की तरह है। उनकी आंखों में जरा भी कहीं खुशी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही उनकी आंखों के अंदर दिखाई देता है, आंसू और अंधेरा। उन आंखों से डरता है मन, उन्हें देख करके डर लगता है। कवि कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देख करके, उनकी आंखों में भरे हुए पीड़ा को देख करके मन डर जाता है। इन भरा दूर तक उसमें दारुण, भरा दूर तक उसमें दारुण। दारुण का मतलब होता है गरीबी का दुख। ऐसा दुख जो गरीबी से भरा हुआ हो, गरीबी की वजह से जो दुख प्राप्त होता है उसे दारुण दुख कहते हैं। दूर दूर तक उनके जीवन में, किसानों के जीवन में पीड़ा भरी हुई है, उदासी भरी हुई है, दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दीनता से युक्त दुख। ऐसा दुख जो गरीबी से भरा हुआ है, उसके दैन्य दुख का नीरव, नीरव मतलब होता है शांत, रोदन माने उदास, रोना, शांत होकर के रोना, उदास होकर के रोना ही उनके कर्म में लिखा हुआ है। अर्थात वो शांत होकर के कुछ हल्ला भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। बस दिन रात वो अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी से रोते रहते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहता रहता है। उनकी आंखों में देख करके ऐसा लगता है जैसे अंधकार की गुफा की तरह। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका।
कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान, स्वतंत्रता के बाद के किसान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब हम आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद किसानों को ऐसी उम्मीद जगी कि अब हमारे दुख दूर हो सकते हैं, हमारी पीड़ाओं को सरकार समझेगी, हमारी पीड़ाओं को यहाँ के धनाढ्य वर्ग समझेगा, हमारी पीड़ाओं को ज़मींदार भी समझेंगे, लेकिन किसी ने समझा नहीं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में जिसकी आँखों में अभिमान भरा हुआ था, लेकिन वो सब अभिमान चूर चूर हो गया। छोड़ उसे मझधार आज, उसको बीच धारा में, संकटों की बीच धारा में, परेशानियों की बीच धारा में, मजबूरियों की बीच धारा में, गरीबी की बीच धारा में छोड़ करके संसार के लोग, भारत के लोग, चाहे उसमें धनाढ्य वर्ग हो, जमींदार हो, सरकार हो, किसी ने भी सहयोग नहीं किया। सब किनारे की भांति खिसक गया। जिस तरह से नाव नदी में है, मझधार में पड़ी हुई है, तो वो किनारा छोड़ देती है, किनारे से खिसक जाती है। ठीक वैसे ही संसार के लोग किनारे की तरह खिसक गए, हट गए, छोड़ दिए। तो इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ है। काव्य सौंदर्य के रूप में देखिए, पहला काल लिखेंगे छायावाद, दूसरा भाषा, खड़ी बोली एवं संस्कृत निष्ठ शब्द। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली है, काल छायावाद है। और तीसरा है छंद, तुकबंदियों के साथ कहीं कहीं मुक्त छंद। तुकबंदियाँ भी है और मुक्त छंद भी है, दोनों दिखाई दे रहा है। तो तुकबंदियों के साथ मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं तुकबंदी भी है। इसके बाद है नंबर 4 में अनुप्रास अलंकार है, अंधकार की गुहा सरी, दैन्य दुख, द यहाँ 2 बार है, द तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 2 बार है, प्रकार लिखना होगा तो 6 का अनुप्रास है। इसके बाद है उपमा, संसार कगार सदृश, संसार के लोग कगार की भांति, सदृश माने समान, खिसक गए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब उपमेय की तुलना उपमान से होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से भावार्थों का सौंदर्य इन लाइनों का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लहराते हुए खेत दृगों में, दृग माने आँख, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिससे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ पर और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि लहराते हुए खेत, उसके हरे भरे लहराते हुए खेत, दृग माने आँखों में कितनी आनंद की अनुभूति कराते थे। वो खेत आज उन खेतों से वो बेदखल हो गया है। किसानों के साथ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि जब खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो ज़मींदारों से, सेठों से, साहूकारों से कर्ज लेकर के खेती करता है, और खेती साथ नहीं देती, कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि कुछ भी हो जाता है या अच्छी पैदावार नहीं होती तो किसान वो पैसा लौटा नहीं पाता और कर्ज के बोझ से दबता जाता है। बाद में ज़मींदार और साहूकार उन खेतों को भी कब्जा कर लेते हैं, ले लेते हैं, उनके पुत्र को पीटते हैं, उसको मारते पीटते हैं, गाय बैल भैंस सब नीलाम करा लेते हैं, घर द्वार सब। तो ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि लहराते हुए खेत दृगों में, आँखों में जो लहराते हुए खेत जो उनके आँखों में खुशी और प्रसन्नता दिला रहे थे, अब हुआ बेदखल अब वह जिससे, अब वो खेत उससे ज़मींदारों ने छीन लिया है। अब वो उसके खेत नहीं रहे जिसमें हरे भरे फसल लहरा रहे थे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, जिसके तृण तृण एक एक तिनके से, अर्थात एक एक पौधे जो खेतों में हरियाली हरे हरे लहरा रहे थे, उससे उसके जीवन में देख करके खुशहाली आती थी। उसी खेतों से अनाज जब होता था, उसी अनाज से अपना गृहस्थ
किसान अपना जीवन यापन करता है। तो वो खेत भी अब ज़मींदारों ने ले लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसकी हरियाली एक एक हरियाली से, एक एक पौधे की तृण तृण से, एक एक तिनके तिनके जो उसमें हरे हरे घास और पौधे दिखाई दे रहे हैं, उन पौधों की हरियाली से उसके जीवन में खुशी आता था। आज वह खेत भी उसका नहीं रहा। आँखों ही में घूमा करता, अब आँखों में घूमा करता, अर्थात याद आ रहा है वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा माने उसका पुत्र, किसान का जो पुत्र था, इकलौता पुत्र, वो उसकी आँखों का तारा था। उसको भी कारकुन जमींदार के काम करने वाले, जमींदार के आदमी, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जिसको जवानी में ही जमींदारों के आदमियों ने लाठियों से पीट पीट करके मार दिया। जब वो कर्ज नहीं दे पाया, हम लोग कर्ज नहीं दे पाए, तो इसके किसान के जवान बेटे को ज़मींदारों के लोगों ने, ज़मींदार के आदमियों ने लाठियों से पीट पीट करके मार दिया। वह उसकी आंखों में नाच रहा है, उसे याद आ रहा है जो उसकी आंखों का तारा था, एकमात्र सहारा था, वो याद आ रहा है। खेती भी छीन ली गई, उसके जवान पुत्र को पीट पीट करके मार डाला गया। उस दयनीय स्थिति में किसान की क्या दशा हो सकती है, यह कल्पना करने योग्य है। तो इसके भी काव्य सौंदर्य में लिखेंगे काल छायावाद, भाषा खड़ी बोली, और तीसरा छंद तुकबंदियों के साथ मुक्त छंद, और चौथा पॉइंट में लिखेंगे पुनरुक्ति। अब यहाँ पर पुनरुक्ति देखिए कहाँ पर है, तीर्ण तीर्ण, जब एक ही शब्द दो बार आए और एक ही हो, इस तरह के पुनरुक्ति शब्द युग्म होता है, शब्द युग्म बोलते हैं इसको। तो पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर। इसके बाद है मुहावरा आँखों का तारा, आँखों का तारा होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से 5 पॉइंट हुए। तो 4 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट वो तो सब में लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। अब नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कह रहे किसान कि बिका दिया घर द्वार, वो कर्ज के बोझ से इतना दब गया कि उसके घर द्वार सब बिक गए, फिर भी कर्ज मुक्त नहीं हुआ। ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज करते करते 100 रुपये का लाखों रुपया हो जाता है ज़मींदारों का, और वो दे नहीं पाया। उसके घर द्वार भी बिक गया, खेती चली गई, लड़का मार दिया गया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। 1 पैसा, कौड़ी सबसे छोटा मुद्रा होता है जो समुद्र में पाया जाता है। उस समय कौड़ी के रूप में कौड़ी भी चलती थी, आज पैसे के रूप में नहीं चलती है। मतलब अब यहाँ पर कौड़ी से आप 1 पैसे की, 1 पैसे तक नहीं छोड़ा उसने। महाजन ने 1 पैसे नहीं छोड़ा और घर द्वार सब बिक गया। रह रह आँखों में चुभती कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। जो उसका एकमात्र सहारा थे बैल, बरधो मतलब बैलों की, जोड़ी मतलब 2 बैल जो थे उसके किसानों की, जिसके सहारे खेती बाड़ी करता था, वो बैल भी अब नीलाम हो गए, उसके पैसे भी महाजन ने ले लिया, घर द्वार बिक गया। उसके बाद भी उसका कर्ज मुक्त नहीं हुआ। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने जाने देती। उजरी उसके गाय का नाम था, कि वो जो उजरी गाय थी, गाय का नाम, किसान अपनी गाय का नाम रखा हुआ था उजरी, वो कब उसको भी नीलाम करके महाजन ने, ज़मींदार ने लेकर के चला गया। महाजन जब उसके गाय को भी नीलाम करके लेके चले गए, वो कह रहा है कि वो गाय तो उसकी भी चिंता कर रहा है। अपनी इतनी संकट में होते हुए भी किसान अपनी गाय की चिंता कर रहा है कि वो गाय मेरे सिवाय किसी को दूध निकालने ही नहीं देती थी। तो अब वो जब ले करके महाजन गया है तो वहाँ भी दूध वो निकालने नहीं देती होगी, तो उसे महाजन पीटता होगा, कितना उसे पीड़ा देता होगा, इस बात की उसे चिंता हो रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब जो खेती किसान करके सुख भरे जीवन जीता था,
वो अब सुख की खेती समाप्त हो गई, वो भी उसकी आंखों में बार बार नाच रहा है, बार बार उसे पीड़ा दे रहा है। तो इस तरह से भावार्थ हुआ। काव्य सौंदर्य के रूप में वो याद रखेंगे, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो 3-4 पॉइंट हमने बताया था वो सब रहेगा। उसके बाद वाला मैं बता दे रहा हूँ। इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति रह यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार है, उजरी उसके, उ 2 बार है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से 5 पॉइंट हो गया, 3 पहले का और 2 ये जो सबके लिए है। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मीन थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है किसान को, बिना दवा दर्पण, बिना दवा दारू के, दवा भी नहीं कर पाया। किसान की जो पत्नी बीमार पड़ गई तो उसके पास खाने के जब दाने नहीं थे तो दवा कैसे करा सकता था, तो दवा के बिना उसकी पत्नी मर गई, जिसकी एक दूधमुही बच्ची, दूध पीती हुई बच्ची थी। स्वर्ग चली आंखें आती भर, उसके स्वर्ग सिधार जाने के बाद मर जाने की बातें जब याद करता है किसान तो उसकी आंखों में पानी भर आता है, उसकी आंख में आंसू भर आते हैं। देख रेख के बिना दूधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दूधमुही बच्ची थी, जब माँ ही नहीं जिंदा रह पाई तो उस बच्ची को कौन देख रेख कर सकता था। माँ के दूध पर ही वो जिंदा थी, छोटी सी बच्ची, 2 दिन बाद वो भी मर गई भूख से। ये दशा है किसान की। घर में विधवा रही पतोहू, जो जवान पुत्र को जमींदारों के आदमियों ने पीट पीट करके मार दिया था, उसकी पत्नी विधवा बहू घर में थी जवान, जिसको देख करके लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, हालांकि वो घर में लक्ष्मी की तरह थी, लेकिन पति के मर जाने के बाद पतिघातिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है शब्द के रूप में कि पति को मारने वाली, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, जब उस बहू को भी कोतवाल की बुरी नज़र उस पर पड़ी और वो पकड़ करके अपने यहाँ मंगवाया तो लाज और शर्म से कुएं में डूब करके मर गई। अर्थात बहू भी नहीं रही, पुत्र भी नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, बच्ची नहीं रही, गाय बैल घर खेत सब कुछ बिक गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सब नीलाम हो गया, उसके पास सब कुछ नहीं बचा था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस शर्म से एक दिन कुएं में डूब करके वो बहू भी मर गई। तो इस तरह से भावार्थ हुआ। काव्य सौंदर्य के रूप में जो 3 पॉइंट बताया था उसको आप लोग लिखेंगे। और एक अलंकार है अनुप्रास अलंकार, इसमें दवा दर्पण, द 2 बार है यहाँ पर, पहली ही लाइन में द 2 बार है, दवा दर्पण के घरनी, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। 3 पॉइंट उधर से। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। सरल ही है, किसानों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटती फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि लोगों की मानसिकता जो थी स्त्रियों के प्रति उसको भी उजागर कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू माने पत्नी, पत्नी तो पैर के जूते की तरह होते हैं, जूती की तरह होती है। ऐसी मानसिकता थी लोगों की उस समय। पत्नी को, स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था। न सही एक दूसरी आती, अगर एक नहीं, अगर मर भी गई बहू कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने भी लिखा था रामचरितमानस में कि नारी पुत्र भवन परिवारा, हो जाए जग बारह बारह, तो ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो इस मानसिकता थी उस समय की, समाज की दशा ही ऐसी थी। उस दशा को देखते हुए पंत जी ने भी लिखा है कि खैर पैर की जूती जोरू, पत्नी पैर की जूती की तरह है, न सही एक नहीं होगी दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की सुध कर, पर जवान बेटे की याद करके, सांप लौटती फटती छाती। ऐसा लग रहा है जैसे हृदय पर सांप लौट रहा हो और सीना फट जाएगा। किसान को अपने पुत्र के लिए अपार दुख हो रहा है,
बहू के विषय में सोच करके तत्कालीन मानसिकता को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि दूसरी आ जाएगी। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले जो सुख था जब खेती बाड़ी चल रही थी, खेती हो रहा था, फसलें हरी भरी खेतों में लहरा रही थी, लहराते हुए फसलों को देख करके सब कुछ संपन्न था। बैल थे, गाय थी, पत्नी थे, बहू थी, बेटे थे, बेटी थी, सब कुछ घर संपन्न था। उस समय की याद कर रहा है किसान, वो समय याद। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए चमक ला रही है, उसकी आँखों में खुशियाँ ला रही है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तुरंत ही शून्य में अनंत में, जिसका कोई अंत न हो, जिनकी पीड़ाओं का कोई अंत न हो, उस अनंत में उनकी चितवन, उनकी नज़रें, उनकी आँखें उस अनंत में चली जाती है और तीखी नोक सदृश बन जाती, और एक तीखे नोक वाली नुकीला बन करके उसके हृदय में चुभने लगती है। जो उसके साथ हुआ, इस समय जो परिस्थिति उसके साथ हो गई है, वो याद जब आता है उसे, तो ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय में कोई सूल चुभ रहा हो। तो इस तरह से भावार्थ संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट्स फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार बताया हूँ, फिर से एक बार कर दे रहा हूँ। पहला है काल छायावाद, दूसरा भाषा खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ शब्द, और तीसरा छंद में मुक्त छंद भी है, और कहीं कहीं तुकबंदियाँ भी दिखाई दे रही है, तो तुकबंदियों के साथ कहीं कहीं मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सांप लौटना, फटती छाती, छाती फटना, और उपमा अलंकार है लास्ट, तीखी नोक सदृश बन जाती। तीखी नोक के समान, तीखे धार वाले नोक के समान वो पीड़ा उसको बन जा रही है, वो यादें बन जा रही है जो उसके हृदय में चुभ रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। अगर कहीं कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।